खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी पुराना पुल कोहना स्थित ईदगाह में अगहनी जुमे की नमाज की गई अदा। वाराणसी पुराना पुल कोहना स्थित ईदगाह में बुनकर बिरादराना तंजीम 22 के सरदार हाजी मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी के सरदारत में सदियों पुरानी पारंपरिक अगहनी जुमे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर सरदार हाजी मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी ने बताया कि अगहन के इस पवित्र महीने में पूरा बुनकर समाज अगहनी जुमे की नमाज हर साल ईदगाह में अदा करता है। ये सिलसिला लगभग 460 साल पहले से चली आ रही है। उस वक्त देश के हालात ठीक नहीं थे। किसान और बुनकर दोनों समाज के लोग परेशान और बदहाल थे। बारिश न होने की वजह से खेती नहीं हो रही थी। देश में अकाल पड़ा था। तब बुनकरों के कारोबार नहीं चल रहे थे। तब बुनकर समाज के लोगों ने अपना कारोबार बंद कर ईदगाह में इकट्ठा होकर अगहन के महीने में ईदगाह में नमाज अदा किया। अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला कर दुआ की और अल्लाह का करम हुआ और खूब जमकर बारिश हुई। किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और उसके साथ साथ बुनकरों के कारोबार में भी तेजी आई। तभी से इस परंपरा को बुनकर बिरादराना तंजीम 22 निभा रही है। बनारस की दूसरी तंजीम बुनकर बिरादराना तंजीम आवनी के सदर हाजी मुख्तार महतो साहब के लड़के फैसल महतो ने बताया कि ये अगहनी जुमा की नमाज गंगा जमुनी तहजीब की एक जीता जागता सबूत है। सदियों पहले जब मुल्क के हालात खराब थे, सभी वर्ग के लोग अगहनी जुमे में भी यही पैगाम देते हैं। आज के दिन हमारे किसान भाई द्वारा उगाई गई गन्ने को जिसकी दुकान हमारे हिंदू भाई लगाते हैं, उन तमाम दुकानों से मुसलमान भाई अगहनी जुमे की तकरीर में मौलाना साहब ने सभी से मिलत इस जुमा की नमाज में बुनकर बिरादराना तंजीम 22 52 34 12 पांचों की तंजीम के काबीना के लोग शामिल हुए। अगहनी जुमे की नमाज में आए सभी हजरात का स्वागत पार्षद हाजी ओकास अंसारी ने किया। अजान मौलाना शाद साहब ने दिया। आज अगहनी जुम की नमाज में मौजूद हाजी तुफैल अफरोज अंसारी, पार्षद हाजी ओकास अंसारी, मौलाना शकील पांचों तंजीम के सरदार अतिकुला साहब, सरदार मो असलम चौदह तंजीम, हाफिज नसीर बाबूलाल किंग, हाजी इस्तियाक, पार्षद गुलशन अली। जैसे कि आजकल में देश दुनिया में एक नया ट्रेंड आया है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग का, यानी कि मरीज को आईसीयू से निकाल के कहीं और जांच के लिए ले जाने की जगह वो जिस बिस्तर पे है वहीं पे बिना उसको डिस्टर्ब किए, बिना उसको हिलाए डुलाए जांच हो। ऐसी जांचें आमतौर पे नुकसान कम पहुंचाती है और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर हम एक्सरे ले लें मरीज का, तो पहले एक्सरे का स्कैन होता है, फिर वो कंप्यूटर में जाता है, फिर वो रिपोर्ट छप के आती है, फिर वो ऊपर पहुंचाई जाती है। हमने पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड रख दिया कि मरीज के छाती पे तुरंत मशीन लगा के फेफड़े के अंदर क्या हो रहा है ऑन द स्पॉट दिखाई देता है हमको। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी जांच होती है एबीजी की जांच, जिससे कि खून में जो एसिड बन रहा है वो शरीर निकाल पा रहा है कि नहीं, खून में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है सही बैलेंस में है कि नहीं। इसके लिए आमतौर पे सैंपल निकाल के लैब्स को भेजना पड़ता है, अपनी लैब को या किसी बाहर की लैब को। हमने आईसीयू के अंदर ही वो मशीन रखवा दी है कि नर्स आके बस मरीज का ब्लड निकालती है, तुरंत मशीन में डालती है, लगभग 1 मिनट से कम में रिपोर्ट हाथ में होती है, हम तुरंत एक्शन ले पाते हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट ऑफ केयर जांचें हैं वो यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा कि हम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं जांच में। अगर मरीज खुद देखना चाहे अपनी कोई भी फाइल, अपनी कोई भी जांच, वो पूरी तरह से आज़ाद है कि वो जो चाहे देखे। यहाँ तक कि बनारस के बहुत से अस्पताल आपको फाइल खोल के देख रहे तो दूर फाइल की मतलब कॉपीज भी नहीं देते हैं, हम सब कुछ देते हैं। आप चाहें तो अपने फ़ोन से फाइल्स की जो जाँच, जो दवाइयाँ चल रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी फ़ोटो लेके और डॉक्टर्स को दिखा के शेयर कर सकते हैं। यहाँ आप जुड़ क्या वो देख रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर आए हैं? उद्देश्य तो एक ही है, अपने जड़ों पे वापस जाके उसी समाज को सेवा देना जहाँ से हम बड़े हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि जड़ से फल तक और फल वापस जड़ तक, तो जड़ को सींचना है, तो यहाँ पे सेवा देनी है। उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि बहुत देख लिया, सब जगह देख लिया, उसकी बेनिफिट जब दिल्ली में देखते थे, इतने मरीज़ आते थे, तो क्यों ना वही हम वहाँ पे जाके दिया जाए। हर कोई तो दिल्ली आ नहीं सकता, खर्चा भी होता है, सब कुछ होता है, तो यहाँ पे आके उस तरीके से करते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये हब माना जाता है वाराणसी जो है। जी, तमाम राज्यों के लोग यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए। मैंने शुरू में ही बतलाया था
यहाँ आके अगर मुझे आप आंख बंद करके यहाँ पे लाके खड़े कर देते और मैं देखता, तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता था कि मैं दिल्ली के एक अच्छे अस्पताल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हूँ या कहाँ पे हूँ। सुविधाएं भी वही हैं, कल्चर भी वही है, लोग भी वही हैं, उसी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे बड़ी चीज़ है वेल ऑर्गेनाइज्ड होना, किसको क्या करना है, कब करना है। तो ये कंपेरेबल है। अगर बातें की जाए तो इस समय क्योंकि ठंड का समय आ गया जी। तो इसलिए जी हाँ, सबसे पहली चीज़ तो रिकॉग्नाइज़ करना, जैसे मैं बतलाया था अभी थोड़ी देर पहले, रिकॉग्नाइज़ करना कि स्ट्रोक का जो पहला रिकॉग्निशन होता है सिर्फ पैरालिसिस से नहीं होती है, और वेट नहीं करना कि ठीक होगा कि नहीं होगा। एक बार हुआ नहीं कि वो उसने वार्निंग दे दी आपको, तो सिर्फ स्ट्रोक को याद रखिए। फास्ट से हम लोग याद रखते हैं, फेस तिरछा तो नहीं हो गया है, आर्म्स और लेग्स देख लीजिए वीक तो नहीं हो रहे हैं, चलने में बैलेंस तो गड़बड़ नहीं हो रहे हैं, स्पीच में कोई चेंजेस तो नहीं हो गए हैं, सेंसेशन कम तो नहीं हो रहा है, और चक्कर अक्कर तो नहीं आ रहा है, 1 का 2 तो नहीं दिख रहा है, दिखने में कमी तो नहीं आ गई है, सोने में डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई एकदम से, अगर सडनली हो और अगर वो चल रहा हो तो फिर उसको हम लोग कई कारण लगाएंगे, यार मोटा खा लिया था, ये कर लिया था, उससे हुआ। कारण बाद में हो जाएगा, जरूर डिसाइड हो जाएगा, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज़ करना, प्रीमियम इज़ ऑन अर्ली रिकॉग्निशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है मरीज़ के हित में कि सबसे पहले हम उसको रिकॉग्नाइज़ करें और तुरंत अस्पताल लेके आएँ। पहले 4.5 घंटे के अंदर जब शुरुआत हुई, उसके 4.5 घंटे के अंदर आप लाएं तो हम एक इंजेक्शन देते हैं जिससे क्योर हो जाता है, क्लॉट निकल जाता है 90% केसेस।